हेलो एवरीवन, आज हम ज्योग्राफी का क्लास 8 का चैप्टर 2 करेंगे जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आपको पता है लैंड जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। और हमारा जो पूरा अर्थ का सरफेस है उसका 30% जो पार्ट है वो लैंड है और बाकी का जो 70% पार्ट है वो क्या है, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट पानी से कवर्ड है। और जो वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ इस 30% लैंड एरिया पे रहती है, ठीक है। पूरी दुनिया में जो 90% आबादी है वो इस 30% एरिया पर रहती है, ठीक है। और जो पूरा का पूरा 70% एरिया है वो क्या है, या तो वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, और अगर कोई रहता है तो बहुत ही कम लोग रहते हैं, ठीक है। वो बचे कुछ 10% लोग। पता है, आपको पता है लैंड को हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो हम खेती करने के लिए, ठीक है, जंगलों के लिए, जंगलों में से माइनिंग करने के लिए यानी कि खानों की खुदाई करने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए किस चीज़ को यूज़ होता है? लैंड का यूज़ होता है। और इस यूज़ को हम क्या बुलाते हैं? लैंड यूज़ बुलाते हैं, ठीक है। इसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो लैंड यूज़ होते हैं। अब होता है ना कि लैंड, ये वाली कैसी लैंड है? एग्रीकल्चर लैंड है, इंडस्ट्रियल लैंड है, ठीक है, कैसी लैंड है। उसके बाद है ना, लैंड का जो यूज़ होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उस लैंड की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है। अब सोचो आप है ना, पथरीली मिट्टी पे आप खेती करने नहीं लग जाओगे ना, ठीक है। तो आपको देखना पड़ता है कि वहाँ की सॉइल क्वालिटी कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ के मिनरल्स कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर मिनरल्स का कंटेंट बहुत हाई होगा, ठीक है, वहीं पर तो हम माइनिंग करेंगे ना। और जहाँ पर मोस्टली बहुत ही अच्छी वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी, सॉइल का जो टेक्सचर होगा वो बहुत अच्छा होगा, वहाँ पर हम एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है। तो हमें वो लैंड यूज़ देखने के लिए भी पहले ये देखना पड़ता है कि कैसी कैसी लैंड है, ठीक है। लैंड को है ना हम दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड होती है जो इंडिविजुअल द्वारा ओन की जाती है, जैसे कि आपका घर, ठीक है। तो आपका जो घर है वो आपके पापा के नाम पर होगा या फिर आपकी मम्मी के नाम पर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट लैंड है और आपकी प्राइवेट लैंड में ना कोई भी आपकी मर्जी के बिना एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आती है कम्युनिटी लैंड। तो अगर आप कभी भी पार्क में जाते हैं, ठीक है, कॉमन यूज़ के लिए जो बनाई जाती है, ठीक है, जहाँ पर है ना सब जाके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसे हम क्या बुलाते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बुलाते हैं। जैसे हमारे जो पार्क्स होते हैं, ठीक है, वो किसके एग्जाम्पल है? कम्युनिटी लैंड के एग्जाम्पल है, ठीक है। कम्युनिटी सेंटर्स जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है? कम्युनिटी लैंड के। उसके बाद आती है सॉइल। तो आपको पता है हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर एक बहुत ही पतली सी जो लेयर है, ठीक है, जो अर्थ के सरफेस को कवर करती है, उसे हम सॉइल बुलाते हैं, ठीक है। तो अब सॉइल किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है? तो अगर आपने कभी भी मिट्टी को ध्यान से देखा होगा, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, मिनरल्स होता है, ठीक है, और वेदर्ड रॉक होते हैं, ठीक है। अब वेदरिंग क्या होता है? तो वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से आज हमारी सॉइल हमें मिली है, ठीक है। तो पहले क्या होता था ना, बड़े बड़े पत्थर होते थे, धीरे धीरे जब वो पत्थर है ना डिके होते हैं, एक्सपोज होते हैं, तो वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमें सॉइल मिली है। तो क्या होता है, जब बड़े बड़े पत्थर थे वो आपस में है ना धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर है ना बहुत सारी धूप पड़ रही है। फिर जब धूप चली जाती है उसके बाद उस पर क्या होता है, वो ठंड पड़ने लग जाती है। तो इससे क्या होता है, उनके बीच में ना क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर चेंज की वजह से, फ्रोस्ट एक्शन की वजह से, प्लांट और एनिमल एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, पत्थर जो बहुत बड़े बड़े साइज के थे वो टूट टूट के ना छोटे बनने लग जाते हैं। फिर आपको पता है पानी जो होता है, ठीक है, रिवर जो होती है वो अपने साथ है ना पत्थरों को लेके आती है, वो टकराते टकराते टूटते रहते हैं और धीरे धीरे है ना ऐसे ही करके सैंड बन जाते हैं। फिर और भी ज़्यादा एक दूसरे से एक्शन होता रहता है, तो क्या होता रहता है, सॉइल बन जाती है, ठीक है। इसलिए ना 1 सेंटीमीटर टॉप सॉइल बनाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ठीक है, और नेचुरल प्रोसेस है। प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? वेदरिंग बुलाते हैं। अब सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, कैसी सॉइल है इसके लिए क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती है, सॉइल कैसे बनेगी, क्या क्या चीज़ें पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले होता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक ना हम उस रॉक को कहते हैं जिससे है ना बनना शुरू हुई, ठीक है, जिससे मिट्टी बनी है, ठीक है। तो ये है ना कलर डिसाइड करेगी। अब वो जैसा रॉक होगा उसमें जैसे मिनरल्स होंगे वैसे ही तो इस सॉइल में आएंगे ना, क्योंकि उसी से तो बनेगी, ठीक है। तो इसका कलर क्या होगा, इस मिट्टी का टेक्सचर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मिनरल्स क्या होंगे, परमेबिलिटी कैसी होगी। तो जो जो प्रॉपर्टीज उस रॉक की होगी वो सारी प्रॉपर्टीज इस मिट्टी में भी आएगी ना। उसके बाद आता है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है कितनी पहाड़ी पर है, ठीक है, क्या स्लोप है, ठीक है, सॉइल यहाँ पर कितनी देर इकट्ठी रह सकती है या फिर बह जाएगी। आपको पता है ना कुछ कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पर है ना बारिश बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे ना मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होता रहता है, सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। प्लेन वाले एरिया में ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो रिलीफ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारी सॉइल कैसी बनेगी। उसके बाद फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो फ्लोरा किसे कहते हैं, फौना किसे कहते हैं। तो जितने भी आपके प्लांट है उनको हम फ्लोरा बुलाते हैं, आपके जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम फौना बुलाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होता है जिनको हम नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, ठीक है। तो ये है ना ह्यूमस फॉर्मेशन का रेट डिसाइड करते हैं। आपको पता है ना ह्यूमस क्या होता है, तो हमारी जो सॉइल है उसके अंदर एक कंटेंट होता है लिविंग से जो बना होता है, ठीक है, जिसमें ना प्लांट्स के जो टूटे हुए पत्ते होते हैं, ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, अर्थवॉर्म्स रह रहे होते हैं, ठीक है, जो ये डिसाइड करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या रहने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। उसके बाद टाइम, टाइम ये डिसाइड करेगा ना कि सॉइल प्रोफाइल कितनी मोटी हो जाएगी। जितना ज़्यादा टाइम बीता जाएगा उतनी ज़्यादा सॉइल बनती जाएगी ना, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत टाइम लगता है और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बहुत धीरे धीरे सारे प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं। उसके बाद क्लाइमेट, अब उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है इस पे ही तो डिपेंड करेगा ना। अब वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, सोचो वहाँ पे हमेशा ना ठंडी होती रहती है, धूप कभी निकलती नहीं है, तो पत्थर को टूटने में और भी ज़्यादा देर लगेगी। लेकिन अगर वहाँ पर ऐसा होता है कि बहुत तेज़ धूप निकलती है, फिर एकदम से बहुत तेज़ ठंड पड़ने लग जाती है, तो क्या होगा, एकदम से है ना एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो रॉक होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो ना जल्दी टूटेगा, ठीक है। उसके बाद है ना वहाँ पे बारिश कितनी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारिश होगी, जितना पानी पत्थर पे टकराएगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही होंगी ना। इसको हम क्या बुलाते हैं, रेनफॉल इन्फ्लुएंस। ये सारे प्रोसेस हमारे सॉइल के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब आप एक सॉइल को देखते हो तो आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो सबसे पहले सोचो, आपको है ना घास उगा हुआ दिखाई दिया, ठीक है, उस पर वेजिटेशन हो रखी है, ये हमारी टॉप सॉइल होती है, ठीक है। उसके नीचे जो सॉइल होती है जिसको हम सब सॉइल बुलाते हैं, उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, सैंड मिलेगा, सिल्ट मिलेगा और क्ले मिलेगा। उसके में नीचे वेदर्ड रॉक मटेरियल है और सबसे नीचे है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक वही रॉक है जिसके थ्रू ये सारी की सारी सॉइल बनती है, ठीक है। अब सॉइल कंजर्वेशन की मेथड क्या है, तो आपको पता है जो सॉइल होती है उसका इरोजन भी होता है, यानी कि अगर बहुत तेज हवा चल रही है आपके एरिया में, तो है ना मिट्टी वहां से उड़ उड़ के दूसरे एरिया में चली जाएगी, ठीक है, या फिर बहुत तेज पानी आ गया, बाढ़ आ गया, तो हमारी जो टॉप सॉइल होती है वो बह के चली जाती है। और टॉप सॉइल ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पर घर बनाना सबसे आसान है, ठीक है, क्योंकि नीचे है ना बहुत ही पथरीली उबड़ खाबड़ जमीन आ जाती है। तो इसलिए ना सॉइल को हमें कंजर्व करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है ना सॉइल भी एक नेचुरल रिसोर्स है और उसका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है सॉइल कंजर्वेशन के, ठीक है, उनको अब हम पढ़ेंगे और उनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला जो सॉइल कंजर्वेशन का मेथड है वो है मल्चिंग, ठीक है। तो मल्चिंग का मतलब होता है जैसे आपके बहुत सारे प्लांट्स आपने लगा रखे हैं, ठीक है, और जो मिट्टी है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आपने है ना सूखे हुए जो भूसा होता है या जो प्लांट है उनको आपने क्या किया है, ढक दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सॉइल का जो मॉइस्चर है वो खराब नहीं होता। आपको पता है ना जो सॉइल है अगर आपने उसमें पानी दिया, थोड़ी देर के बाद है ना एवोपरेट होकर वो हवा में जा रहा होगा। अगर आपने उसे कवर नहीं कर रखा होगा तो बहुत जल्दी जल्दी आपको अपने खेतों को पानी देना पड़ेगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्चिंग कर देते हैं। यानी एग्जाम्पल इसका बताती हूँ जो आप बहुत आसानी से समझ जाए। अगर आपके घर पे है ना गमले हैं और आप है ना गमले में पौधे आपने लगा रखे हैं और आप चाहते हैं कि बार बार आपको गमले में पानी देना पड़ता है गर्मियों में, तो आप क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे है ना पत्थर रख देते हैं उसके ऊपर गमले में। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उससे है ना आप गमला की जो सॉइल है वो कवर्ड हो गई है और इतना ज़्यादा एवोपरेशन का रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये मल्चिंग का तरीका है, ठीक है। वहाँ पर आप भूसा भी रख सकते हो, आप प्लांट के सूखे पत्ते भी रख सकते हो, तो उससे आपका सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो प्रिजर्व रहता है। उसके उसके बाद आता है कॉन्टोर बैरियर्स। तो कॉन्टोर बैरियर्स में हम क्या करते हैं, हम है ना बैरियर्स बना देते हैं। हमारी सॉइल है ना बह के पानी ले जाने वाला है अपने साथ, ठीक है, तो हम है ना ट्रेंचेस बना देते हैं ताकि क्या हो, जो पानी है वो सारा का सारा वहां जाके रुक जाए। बैरियर का मतलब होता है ना आपने किसी का रास्ता रोक दिया है, ठीक है, तो जो पानी अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जा रही है, हमने उसका रास्ता रोक दिया है, तो अब ना पानी जाएगा ना मिट्टी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है रॉक डैम। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत तेज पानी का फ्लो आने वाला है, तो उससे हम है ना बचाना चाहते हैं, ठीक है, गलीज फॉर्म ना हो जाए गली, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम है ना बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों का एक डैम बना देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बुलाते हैं, रॉक डैम बुलाते हैं। अब इन तीनों की जब आप पिक्चर देखेंगे ना तो आप समझ पाओगे। तो पहली पिक्चर को देखिए, ये है मल्चिंग का एग्जाम्पल। तो हम क्या करते हैं, हमारा हमने जो खेती की हुई है उसके नीचे है ना हम भूसा बिछा देते हैं ताकि वाटर लॉस जो है वो कम होगा। उसके बाद जो दूसरा तरीका है जिसको हम कॉन्टोर बैरियर मिलते हैं, हम है ना ट्रेंचेस बना देते हैं। तो अब है ना पानी जो एकदम से फ्लो से आ रहा था वो अगर इस पहाड़ी पे एकदम सपाट आता तो एकदम से अपने साथ सारी की सारी मिट्टी को भाग के ले जाता ना, लेकिन अब हमने ट्रेंचेस बना दिए तो यहाँ पर आके वो रुक जाएगा, प्रोसेस जो है वो बहुत ही धीमा हो जाएगा, ठीक है, सॉइल हमारी प्रोटेक्टेड रहेगी।
उसके बाद आप थर्ड वाला देखिए, ये रॉक डैम का एग्जांपल है। सोचिए बहुत सारा पानी आ रहा है, ये अपने साथ है ना बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगा। तो हमने क्या किया, छोटे 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 पत्थर रख दिए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे डैम बना दिया है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रॉक डैम बुलाते हैं। ये सब है ना सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स है। उसके बाद आता है टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है सीढ़ीदार खेती। आपको पता है जो पहाड़ी एरिया होता है उस पे ना सीधा सीधा खेती करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो है उसको है ना वहां पर वो टेरेस फार्मिंग करते हैं, यानी कि वो उसको है ना फ्लैट सरफेस बना लेते हैं, स्टीप स्लोप्स बना लेते हैं, और उससे क्या होता है जो सॉइल इरोजन है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है जब है ना आप डिफरेंट क्रॉप्स को उगाते हैं अल्टरनेटिव क्रॉप्स में। मतलब क्या होता है, जैसे आपने है ना एक लाइन लगाई है जिसमें आपने गोभी को उगाया और एक लाइन लगाई है जिसमें आपने मूली को उगाया, तो ये क्या है, इंटरक्रॉपिंग है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टोर प्लॉगिंग। तो कॉन्टोर प्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, इसमें है ना आप इस तरीके से प्लगिंग करते हैं, ठीक है, स्लोप के कि पानी है ना अपने आप पहाड़ी से बह के नीचे नहीं जा रहा होता, ठीक है, क्योंकि नेचुरल बैरियर बन जाता है। उसके बाद आता है शेल्टर बेड। तो अगर आप कभी बहुत सारे खेतों के पास से गुजरोगे, अगर आप देखोगे ना वहाँ पे उन्होंने गेहूं उगाया हुआ है, चावल उगाया हुआ है, लेकिन साइड्स में उन्होंने ना बहुत बड़े बड़े पेड़ लगा रखे होते हैं, मोस्टली पॉपुलर के पेड़ लगा रखे होते हैं। तो वो किसका काम करते हैं, शेल्टर बेल्ट का काम करते हैं। यानी कि है ना वहाँ पे ना बहुत तेज अगर हवा चलेगी, विंड की मूवमेंट है ना आपकी सॉइल को उड़ा के ना ले जाए, आपकी फसल को खराब ना करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट लगा देते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, ये पहला एग्जाम्पल है टेरेस फार्मिंग का। तो इसमें है ना देखो इन्होंने क्या किया है, पहाड़ी को है ना इस तरीके से कट कर दिया है, डिफरेंट डिफरेंट टेरेस बना दिए जैसे हमारी बालकनी होती है, ठीक है। और अब है ना ये उस पर खेती कर रहे हैं। तो अब एकदम से पानी, सोचिए ये पहाड़ी एकदम सीधी खड़ी होती, इस पे से पानी गिर रहा है, और ऐसे मैंने टेरेस बना दिया उस पे से पानी गिर रहा है, तो पानी किससे धीरे गिरेगा, इस वाले प्रोसेस से पानी बहुत धीरे गिरेगा, और जो मिट्टी का कटाव है वो भी बहुत ज्यादा रुक जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है इंटरक्रॉपिंग का। देखिए इन्होंने है ना 3-4 फसलें उगा रखी हैं और सबको अलग अलग लाइन्स में बनाया हुआ है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग भी हमारी हेल्प करता है। और थर्ड वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, ये ऐसे एरिया में करने की जरूरत पड़ती है जहाँ बहुत तेज हवा चलती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी मिट्टी को, हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए है ना हम कुछ प्लांट्स को लगा देते हैं अपने खेतों के किनारे, ताकि जब बहुत तेज हवा आएगी वो है ना पहले इस पार्ट पे ही टकराती रहेगी, ठीक है, हमारी जो मिट्टी है उसको उड़ा के नहीं ले जा पाएगी। इसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। उसके बाद आपको पता है लैंड के बाद है ना वाटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अब रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल हम उन सोर्सेज को बोलते हैं जिनको ना हम दोबारा से यूज करने लायक बना सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं। जैसे आपने है ना पेट्रोल लिया, आपने है ना पेट्रोल एक बार अपनी गाड़ी में डाला और वो यूज हो गया, वो खत्म हो गया, अब आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन जो वाटर है, विंड है, सन है, ये रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। और जो हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट है वो पानी से कवर्ड है, और इसको हम इसलिए अर्थ के सरफेस को पे 70% पार्ट पानी से कवर्ड है, इसलिए हमारे प्लैनेट को है ना वाटर प्लैनेट भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स पे हम पानी तो ढूंढते रहते हैं क्योंकि वहाँ पानी नहीं मिल रहा, लेकिन फ्रेश वाटर बहुत कम है, ठीक है। 2.7% ही फ्रेश वाटर है, बाकी सारा पानी जो है वो सेलाइन वाटर है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। और 70% वाटर जो है वो कहाँ पे है, ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन, ठीक है। तो इसको हम यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये तो जमा हुआ है ना, ये पूरा पानी जमा हुआ है। और फ्रेश वाटर जो है पीने के लिए, जिसको हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, ह्यूमन यूज के लिए यूज करते हैं, वो सिर्फ 1% है। और ये कहाँ पे मिलता है हमें, आपका जो ग्राउंड वाटर होता है, जहाँ से हमारा घरों में समरसेबल्स के थ्रू पानी आ रहा होता है, ठीक है। जो हमारी नदियाँ होती हैं, जो हमारी लेक्स होती हैं, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो भी क्या होती है, फ्रेश वाटर की है। उसके बाद है ना वाटर है ना पोल्यूट कैसे कैसे हो जाता है, तो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स की वजह से, अनट्रीटेड सीवेज की वजह से, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस की वजह से। तो अब देखिए जब आप अपने खेतों में है ना खेती करते हैं तो वहाँ पे है ना बहुत सारा फर्टिलाइजर्स डाल रहे होते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक होता है, वो बह बह के है ना पानी के साथ मिक्स हो जाता है और पानी को पोल्यूट कर देता है। आपके खेतों के पास सोचिए कोई नदी बह रही थी, ठीक है, अब वो पानी धीरे धीरे बह बह के वहाँ भी मिक्स हो जाएगा, तो उस पानी में है ना फर्टिलाइजर मिक्स हो गया। अब फर्टिलाइजर वाला पानी आप पी तो नहीं सकते ना, अगर आप पियोगे तो वो बहुत टॉक्सिक है। उसके बाद अनट्रीटेड सीवेज, आपको पता है हमारे घर का जो सारा का सारा गंदा पानी होता है, ठीक है, उसे हम सीवेज बुलाते हैं। या फिर इंडस्ट्री से निकलने वाला जो सारा सीवेज है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स बन रहे होते हैं, वहां से जो सारा एक्स्ट्रा वाटर जा रहा होता है, एसिड वाला वाटर है, बेसिक वाला वाटर है, वो क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बुलाता है। तो सीधा सीधा है ना हम उसे वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, नहर में डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं। इसलिए आपने देखा है कभी कभी यमुना और गंगा की पिक्चर्स आ रही होती है, कितना गंदा पानी वहाँ पे जा रहा होता है, एकदम ऐसा लग रहा है कि नाले का पानी वहाँ पे जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो सारे के सारे केमिकल्स है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये ह्यूमन बॉडीज में पानी के थ्रू पहुंच जाते हैं, और इससे क्या होता है
बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं। तो आजकल इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी आप इंडस्ट्रियल वेस्ट को डालते हैं पहले ना आपको उसे ट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि आप उसमें से सारे हार्मफुल केमिकल्स को कैंसिल आउट कर देंगे और उसके बाद ही आप उसे आगे भेजेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप सीवेज को भी करेंगे। अब है ना, आप अनट्रीटेड सीवेज नहीं भेज सकते, आपको है ना सीवेज को पहले ट्रीट करना होगा, उसमें जितने भी हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल्स है उनको आप मोस्टली रिमूव कर लेते हैं और बाकी के पानी को आप वाटर बॉडीज में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने अभी लैंड कंजर्वेशन मेथड पढ़े, अब हमें वाटर कंजर्वेशन मेथड पढ़ने हैं, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन मेथड के लिए हमें क्या करना है, हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा है ना पौधे लगाने हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी वेजिटेशन और फॉरेस्ट होती है वो क्या करते हैं, सरफेस को है ना मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। अब वो होल्ड करके रखेंगी तो धीरे धीरे पानी जो है ज़मीन में पहुंचता है और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। उसके बाद है वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब बारिश का पानी गिरता है, ठीक है, तो हम नहीं चाहते ना वो सारा का सारा पानी गिर के वेस्ट हो जाए, तो हम है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं ना, हमारे छतों पे जो पानी गिर रहा है उसको हम स्टोर कर लेते हैं एक पिट बना के, और वो पानी को हम तब यूज करते हैं जब बारिश नहीं पड़ रही होती है। मोस्टली राजस्थान में ऐसा बहुत ज्यादा किया जाता है। उसके बाद आपको पता है आपके खेतों में है ना कैनाल्स के थ्रू सिंचाई की जाती है, तो वहां पर भी आपको ऐसा करना है कि पानी की कम से कम वेस्टेज हो, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं, तो स्प्रिंकलर्स होता है, अगर आपने कभी देखा ना फव्वारे वाले, स्प्रिंकलर्स का मतलब होता है जो एक एरिया को है ना पानी ऐसे देते हैं जैसे बारिश हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बहुत वेस्टेज कम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन। तो ड्राई रीजन्स में है ना, हम जहाँ पे एवोपरेशन बहुत हाई होता है तो हम क्या करते हैं, प्लांट की एकदम जड़ के पास है ना ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को गिराते हैं, और इसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। और ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी वाटर लॉस। आपको पता है इरिगेशन के लिए ना हमारा बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है, जिसमें से बहुत सारा पानी है ना हवा में सिर्फ ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन मेथड ऐसा है जो है ना 80% तक का वाटर बचाता है। अब ये देखिए, ये है स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। तो स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, ये पानी ऐसे घूम रहा होता है सारी डायरेक्शंस में, और एक ही जगह पे पानी बहुत देर तक बहता रहता था, वो नहीं होता है इससे। दूसरा वाला ड्रिप इरिगेशन मेथड को देखिए, जहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे ना इस पाइप में ना छेद होते हैं बहुत सारे, ठीक है। और वो छेद कहाँ पे मोस्टली हम उसे कहाँ पे लाई करते हैं, जहाँ पे किसी प्लांट की रूट होगी, और उस रूट को सीधा का सीधा, क्योंकि हमें पानी पौधे की जड़ तक पहुंचाना होता है ना, तो सीधा रूट जोन को ये पानी दे देता है, और इससे हमारा ना पानी जो बाकी की सॉइल है वो गीली नहीं होगी, और वहां पे पानी डालने में हमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर मेथड बहुत ही अच्छे मेथड है, बहुत स्पेशली उन रीजन्स में जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, जैसे राजस्थान जैसे रीजन्स, वहाँ पे हम ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। उसके बाद आता है बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर आपस में इंटरैक्ट करते हैं और वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है, जहाँ पे प्लांट हो पाते हैं, एनिमल्स एग्जिस्ट कर पाते हैं, उस रीजन को हम क्या बुलाते हैं, बायोस्फीयर बुलाते हैं। उसके बाद आता है इकोसिस्टम। तो जो बायोस्फीयर के लिविंग बींग्स है, ठीक है, उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है ना, आपका आपके पड़ोसियों पर इंटरडिपेंडेंस है, एनिमल्स पर है, प्लांट्स पर है, ठीक है। तो जब हमारा एक दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंस है उसको हम क्या बुलाते हैं, इकोसिस्टम बुलाते हैं। ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। उसके बाद जो वल्चर होता है, ठीक है, जिसको हम गिद्ध बोलते हैं, तो गिद्ध क्या करता है, ये है ना स्कैवेंजर्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो बहुत सारी एनिमल्स की डेड बॉडीज पड़ी होती है, ये उनको खा जाता है, ठीक है, ये डेड बॉडीज को खा जाता है, तो इसलिए इसको हम स्कैवेंजर बुलाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए स्कैवेंजिंग का काम कर रहा है ना, हमारे नेचर को क्लीन कर रहा है। क्योंकि अगर वो डेड बॉडी वहां पर पड़ी रहती तो उसमें है ना बहुत सारे बीमारियां होने के चांसेस है ना, तो इसलिए ना इसे क्लीनर कहलाते हैं, इन्वायरमेंट का क्लीनर है कौन, गिद्ध। उसके बाद आता है नेचुरल वेजिटेशन। तो आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन हमें अपने आसपास देखने को मिलती है। तो 4 टाइप की नेचुरल वेजिटेशन हमें पढ़नी है। पहली होती है फॉरेस्ट, ठीक है। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत तेज बारिश पड़ती है, वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े पेड़ उग पाते हैं आराम से, तो उस पे ना बड़े बड़े पेड़ उग पाते हैं, तो उस एरिया को हम क्या बुलाते हैं, जंगल बुलाते हैं, फॉरेस्ट बुलाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े जंगल देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है ग्रासलैंड। यहाँ पे ना मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाता है, बारिश थोड़ी कम है, इसलिए यहाँ पे जो साइज है ट्री का वो बहुत कम हो जाता है, डेंसिटी उनकी बहुत रिड्यूस हो जाती है, और बहुत ही छोटा छोटा घास यहाँ पे बहुत ज्यादा उग रहा होता है, ठीक है। मॉडरेट रेनफॉल है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ग्रासलैंड्स बन रहे होते हैं, यानी कि घास का मैदान है ये। यहाँ पे ना बड़े बड़े ट्रीज नहीं बन पाएंगे क्योंकि बारिश का लेवल बहुत कम है, तो ग्रासलैंड्स बनते हैं। उसके बाद आते हैं स्क्रब्स, ठीक है। स्क्रब्स है ना बहुत ही ड्राई एरिया में उगते हैं, जहाँ पे है ना बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। ये जो स्क्रब्स होते हैं इनकी जो रूट होती है वो बहुत डीप जाती है नीचे, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल वो बहुत नीचे से ले पाती है, और ऊपर से अगर आप इनको देखोगे ना तो इनके ऊपर मोस्टली लीव्स जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती हैं
कांटों में, और इनके ऊपर एक वैक्सी सरफेस होता है। ये वैक्सी सरफेस इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू है ना वाटर लॉस बहुत कम होता है। तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें प्लांट्स जो होते हैं, जैसे हम अपनी बॉडी से पसीना बाहर निकालते हैं, वैसे प्लांट अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पे पहले ही पानी बहुत कम है इन प्लांट्स के पास, तो अगर वो भी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू लॉस हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम है ना, इसलिए स्क्रब्स उगते हैं। उसके बाद आता है टुंड्रा, ठीक है। तो जो बहुत ही कोल्ड रीजन होते हैं, जो पोलर रीजन है, जैसे हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहाँ पर है ना तो बड़े बड़े जंगल उग पाएंगे, ना घास उग पाएगा, ना स्क्रब्स उग पाएंगे, तो वहाँ पे ना मोस्टली मॉस और लाइकन्स उग रहे होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बुलाते हैं? टुंड्रा बुलाते हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन का कंजर्वेशन, तो आपको पता है वाटर है, सॉइल है, वेजिटेशन है, ये सब कुछ है ना नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इनका कंजर्वेशन करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है, क्योंकि फॉरेस्ट हमें क्या करते हैं? हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। आपको पता है फॉरेस्ट है ना हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर हमें ना बहुत सारी चीज़ों के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट है। हमारा जो फूड आता है वो प्लांट से आता है, हमारे घर पे जो फर्नीचर बनता है वो प्लांट से आता है, हमारा जो पेपर बनता है वो प्लांट से आता है। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए हम फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन आजकल है ना हमारे फॉरेस्ट जो है, हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो खत्म होती जा रही है। अब उसके कारण क्या है? एक है डिफोरेस्टेशन, यानी कि आप है ना जंगलों की कटाई कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं? जंगलों को काट देते हैं, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन, फिर है ना सॉइल इरोजन। अब आपने जंगल काट दिए, मिट्टी को होल्ड करने का काम करते हैं प्लांट्स, आपने प्लांट्स ही काट दिए, तो क्या होगा? आपकी मिट्टी इरोड होती रहेगी, यानी कि वो खराब होती रहेगी, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाती रहेगी, सॉइल इरोजन होने लगता है। उसके बाद है ना बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं। आपको पता है फॉरेस्ट फायर भी आजकल बहुत कॉमन हो गया, यानी कि जंगलों में आग लग जाती है। तो जंगलों में आग लगने की वजह से क्या होता है? आपका जो सारा का सारा वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन था वो वेस्ट हो जाता है। और सुनामी और लैंडस्लाइड जब आते हैं, ये नेचुरल तरीके हैं। सुनामी और लैंडस्लाइड ह्यूमन मेड नहीं है, ये नेचुरल है। इसमें भी तो हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं ना, ठीक है। हमारे पौधे जो उखड़ गए, हमारे जो जानवर मर गए, हम उनको वापस नहीं ला पाएंगे नहीं। उसके अलावा क्या होता है? हमें ना एनिमल्स को पोच करते हैं, यानी कि उनकी तस्करी कर रहे होते हैं, उनको हंट कर रहे होते हैं। किस चीज़ के लिए? उनकी स्किन के लिए, उनके दांतों के लिए, उनके सींग के लिए। क्यों? क्योंकि उनके है ना बहुत सारे, आपको पता है हम है ना हाथी को मार देते हैं, उसके जो दो दांत बाहर के दिखा, टस्क बुलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको उनकी स्किन के लिए मार दिया जाता है, क्योंकि उस स्किन से है ना पहले बहुत सारे लोग एनिमल प्रिंट पहनना पसंद करते थे, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा जो रिस्क में रहते हैं? तो एलिफेंट, डियर, ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को भी मार दिया जाता है, ठीक है। पिकॉक, उसके फेदर्स के लिए पिकॉक को मार दिया जाता है, ठीक है। तो इनको है ना अवेयरनेस इंक्रीज करके बचा सकते हैं, ठीक है। लायन को उसकी स्किन के लिए मार दिया जाता है। तो इन सब के कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, प्लांट्स के कंजर्वेशन के लिए हमने क्या बनाया? हमने नेशनल पार्क्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, ठीक है। तो अगर आप कभी किसी नेशनल पार्क में, जैसे गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, तो वहाँ पर है ना एशियाटिक लायंस को बहुत ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमें है ना अपनी लेक्स को, हमारे वेटलैंड्स को, तो ना अपने लेक्स को, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पानी को भी बचाना है, हमें लैंड को भी बचाना है, हमें नेचुरल वेजिटेशन को भी बचाना है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको याद रख रहे हैं, तो आपको पता है लैंडस्लाइड का मतलब होता है जो रॉक है, जो अर्थ का नीचे वाला पार्ट है वो शेक करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? आपकी लैंड मूव कर जाती है और बड़े बड़े पत्थर जो है वो गिरने लग जाते हैं। इसकी वजह से अर्थक्वेक भी आ सकता है, कभी कभी उस इलाके में फ्लड भी आ जाता है, और कभी कभी वॉल्केनो भी आ जाता है, ठीक है। और अगर आपके घर में है ना एक टैप को आप ड्रिपिंग करने के लिए छोड़ दो, यानी कि वो चलती छोड़ दी है आपने, तो धीरे धीरे ना उससे 1200 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है एक पूरे साल में, ठीक है। सिर्फ एक बहता हुआ नल, जिसमें से आप कहोगे एक दो ड्रॉप ही तो बाहर जा रहा है, लेकिन अगर उसको पूरे साल में वो कितना पानी वेस्ट कर देती है? 1200 लीटर। उसके बाद आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना आपकी छतों पे जो पानी गिरता है उसको है ना आप पाइप्स के थ्रू एक पिट में स्टोर कर लेते हैं, और उसको है ना आप यूज कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। तो अगर एक 2 घंटे की बारिश हुई है, ठीक है, उससे है ना आप 8000 लीटर ऑफ वाटर कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि जो गिद्ध है वो है ना एनिमल्स को खाता है, मरे हुए एनिमल्स को खाता है, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि वो है ना उसकी किडनी खराब हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको पता है जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं, आजकल है ना हम बहुत सारे दवाइयाँ लेते हैं, उनमें से एक दवाई है डाइक्लोफिनैक, ठीक है। तो ये जो डाइक्लोफिनैक है ये इसकी किडनी पर बहुत ज़्यादा असर डाल रही थी और इसकी किडनी खराब हो रही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डेड बॉडीज को खा रहा है। और उसके बाद आता है नेशनल पार्क। क्या होता है? तो नेशनल पार्क एक ऐसा नेचुरल एरिया होता है जिसको है ना हमने इसलिए बनाया हुआ है ताकि
वहाँ पर जितनी भी लाइफ है, वहाँ पे चाहे प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनको है ना कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ताकि आज के लोग तो उसे यूज़ कर ही सके, कल की फ्यूचर जनरेशंस के भी वो काम आ सके। उसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है, जिससे हम कंजर्वेशन तो करते हैं, साथ में डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, ये है ना हमारे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, हमारे प्लांट्स को बचाने के लिए, हमारे फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है सिटीज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में, जिसके थ्रू है ना हमने 5000 एनिमल स्पीसीज और 20,000 प्लांट स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, इनमें है ना कुछ प्लांट्स के, एनिमल्स को लिस्ट बनाई गई कि इनको आप बिल्कुल भी पोच नहीं कर सकते, इनको आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उल्टा आपको इनको कंजर्व करना है। डॉल्फिन्स, कैक्टाई, कोरल्स, ऑर्किड्स, एलोए। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के नाम हैं जिनको इसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, हमारे 7th क्लास की ज्योग्राफी के भी 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और आज हमारा 8th क्लास का चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए।